हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, समसामयिक घटना चक्र की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहां पर सामान्य ज्ञान यूपीएसआई के बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। इस जो आज का हमारा टॉपिक है, जो सीरीज है साथियों, यूपीएसआई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती के लिए है साथियों, जो कि दरोगा की भर्ती है, जिसके लिए यह जीके है साथियों। क्या जीके? चलिए, तो यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे पॉइंट वाइज। चलिए देखते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी आशा के साथ साथियों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे कि गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में जो मतलब दिखाई देता है वो साथियों मरीचिका, वो किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी तकनीकी हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका क्या है साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगर ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी तकनीकी जो हीरे जो चमकते हैं उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है? सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्योदय के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। यानी कि सूर्य क्या होता है? सूर्योदय जब हो जाता है और सूर्योदय होने के पहले भी और सूर्योदय होने के बाद भी क्या होता है? क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए साथियों देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना और स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। आपने देखा होगा, उठी हुई दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका कारण है अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के रंग। प्रकाश का रंग निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। किससे होता है साथियों? तरंग दैर्घ्य से होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। चलिए अगला है, चिकित्सकों द्वारा कान, नाक, गले की जांच, दाढ़ी बनाने, सर्चलाइट, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं किसमें कि चिकित्सा का द्वारा कान, नाक, गले की जांच या फिर दाढ़ी बनाने, सर्चलाइट, तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है, प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रक या फिर मोटर कार में जो चालक के बगल में तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिए, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। क्या होता है? वायु से अधिक होता है। इसीलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति क्या होती है? बदल जाती है साथियों। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, ये इसीलिए ऐसा होता है साथियों। चलिए दूरदृष्टि में देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो याद कर सकते हैं साथियों, इसको आपको पता भी होगा। चलिए यहाँ पर कुछ हम देख ले रहे हैं कि उपकरण दिए गए हैं और ऊर्जा का रूपांतरण किससे होता है। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला है
सबसे पहले दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक पंखा की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक पंखा क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरण होता है। और विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में, देखिए ऊष्मा विद्युत और प्रकाश ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। विद्युत सेल की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या है? रूपांतरण। चलिए, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व फिर ऊष्मा ऊर्जा। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। आगे आता है आपका डायनमो। डायनमो की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, बिजली बनाने का काम करता है, वैद्युत ऊर्जा। देखिए मोटर क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। चलिए, लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं, सितार आपने देख लिया। उसके बाद इंजन देखते हैं। इंजन देखते हैं ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है? इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है टरबाइन का चालन जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो को वॉच करके समझ सकते हैं। चलिए इसको लर्न कर लेंगे। अगला आ जाता है आपका, क्या है साथियों? आप देख पा रहे होंगे लेंस। यहाँ क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष। चलिए, क्या होता है? इंद्रधनुष होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष आ जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो बैगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। और प्रिज्म की बात करें अगले पॉइंट के माध्यम से तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से क्या किया जा सकता है? रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या है? 7 रंगों के मिलने से बनता है। क्या? 7 रंगों के मिलने से बनता है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाल दिया गया है, पीला है, हरा है, पीकॉक नीला है, मैजेंटा है, यहाँ पर बीच में सफ़ेद है। चलिए अगला देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है। हरा, नीला व लाल रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? किसको कहते हैं? हरा, नीला, लाल रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों का प्रयोग, इन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है साथियों, RGB। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, होलोग्राफी। आपने देखा होगा होलोग्राफी के बारे में, देख लेते हैं। होलोग्राफी क्या होता है? वह तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रियामी चित्र बनाया जाता है, यानी कि 3D चित्र बनाया जाता है इसके माध्यम से, होलोग्राफी के माध्यम से साथियों। किसी भी चित्र को कहीं भी एक जैसे लगता है बिल्कुल जीवित इंसान बैठा हो, इस प्रकार 3D होलोग्राफी के माध्यम से चित्र को क्या किया जा सकता है? बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। होलोग्राफी का उपयोग कहाँ करते हैं देखते हैं। अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। और रोस्टर स्कैन का प्रयोग, जिसको CRT कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटरों में होता है। किसमें? मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर में होता है।
अगला देखते हैं दृश्य प्रकाश। विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानव आँखों द्वारा देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथियों, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। करें धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं कि चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। चलिए अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं साथियों। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा तड़ित चालक। क्या है तड़ित चालक? एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय बिजली से सुरक्षा रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक को किस लिए लगाया जाता है? ये एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय बिजली से बचने के लिए लगाया जाता है। चलिए तड़ित चालक आकाशीय विद्युत बिजली से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देता है। ठीक है साथियों, तड़ित चालक क्या होता है? आकाशीय विद्युत से सीधे प्राप्त जो आवेश होते हैं सीधे पृथ्वी में भेज देता है। चलिए इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है साथियों? लगाने से इमारतें बच जाती, सुरक्षित रह जाती है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं लेक्लांसे सेल के बारे में। तो लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल और वोल्टिये सेल एवं शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेल के क्या हैं? एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल उदाहरण है। चलिए इस प्रकार आप देख लेंगे। लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल का प्रयोग विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में किया जाता है। लेक्लांसे सेल का प्रयोग। शुष्क सेल का प्रयोग देखें तो टॉर्च में किया जाता है, ट्रांजिस्टर में किया जाता है, रेडियो आदि उपकरणों में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों। अब द्वितीयक सेल की बात करें। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे द्वितीय सेल का प्रयोग देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं। तो देखिए द्वितीय सेल का उपयोग क्या होता है साथियों? आपने देखा होगा द्वितीयक सेल का उपयोग ट्रकों, ट्रैक्टरों, मोटर कारों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने में किया जाता है। तो साथियों द्वितीय सेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्रकों और ट्रैक्टरों, मोटर कारों आदि में इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। करें 3 पिन प्लग में सजीव या फेज लीवर या फेज जिसको कहते हैं, लीवर या फेज कहते हैं, उदासीन, न्यूट्रल एवं आधार अर्थ ऑफ ग्राउंड सिरे होते हैं। यानी कि 3 पिन प्लग में सजीव या फेज जिसको लीवर या फेज कहते हैं, ये उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन धातु का तंतु होता है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, लगा होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा होता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार का गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है। इसका कारण क्या है कि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार को तुरंत गला दे, क्या कर दे? तार क्या कर दे? गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। साथियों अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो विद्युत उपकरण होगा वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हैलोजन लैंप की बात करें तो यहाँ पर साथियों हैलोजन लैंप की बात करते हैं तो क्या है? यह हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण पीले रंग
प्रकाश को उत्पन्न करता है। ये क्यों करता है पीले रंग के प्रकाश को तो उत्पन्न? लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण। आगे देखते हैं, ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। इसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया होता है। साथियों याद रख लेंगे कि ट्यूब में कांच की जो लंबी लंबी ट्यूब होती है, इसके अंदर की दीवार पे परत पे फास्फर क्या साथियों? फास्फोरस यानी फास्फर देख सकते हैं, फास्फर का लेप चढ़ा होता है। आगे देखते हैं, ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन को कुछ पारे के वाष्प के साथ भर देते हैं। यानी कि ट्यूब के अंदर जो अक्रिय गैस होते हैं जैसे आर्गन को कुछ पारे के साथ यहाँ पर वाष्प के मतलब कि पारे के वाष्प के साथ यहाँ भर दिया जाता है। आगे देखते हैं, LED आपने सुना होगा, LED लाइट इमिटिंग डायोड, अर्थात कहने का मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। क्या होता है इसमें? मेन गैलियम आर्सेनाइड होता है। गैलियम आर्सेनाइड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में गैलियम आर्सेनाइड बदलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, LED लैंपों का जीवन काल। देखिए CFL जिसको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक होता है। यानी कि कहने का आशय ये है कि जो LED लैंप का जीवन काल होता है CFL की तुलना में अधिक होता है। यानी कि LED का जीवन काल अधिक होता है, क्योंकि LED लैंपों में CFL की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या है? आगे कह रहा है विद्युत जनित्र। देखिए यहाँ पर विद्युत जनित्र जिसको इलेक्ट्रिकल जेनरेटर बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मशीनी जो ऊर्जा होती है इसको बिजली में बदल देता है, विद्युत में। चलिए विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे देखते हैं, सेल, वो भी सोलर सेल की बात कर रहा है। कह रहे हैं फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आइए डीजल इंजन को देख लेते हैं। डीजल इंजन की बात करें तो ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्रांसफार्मर आ जाता है आपके सामने, इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा जिसको AC बोलते हैं, और AC प्रत्यावर्ती धारा विभव के ऊंचाई, क्या साथियों? ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए, यानी कि ऊंचाई और अपचाई करने के लिए करंट को मतलब कि ऊंचाई और अपचाई करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती AC धारा AC विभव को किया जाता है साथियों। तो कहने का आशय यह है ट्रांसफर का उपयोग प्रत्यावर्ती AC विभव को ऊंचाई अपचाई करने के लिए किया जाता है। आइए रेक्टिफायर देख लेते हैं। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट जिसको AC बोलते हैं को दिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट करंट DC में बदल देता है। इन्वर्टर आप लोग जानते हैं एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा DC को प्रत्यावर्ती धारा AC में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके माध्यम से क्या होता है? जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। देखिए ट्रांसमीटर मुख्यतः रेडियो, टेलीविज़न, अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए भ्रूकोड देखते हैं। भ्रूकोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही
पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? तो भूकरोड के अंदर की चक्र धाराओं के कारण होता है। चलिए, भूकरोड के अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध 0 होता है। तो एक आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। एवं परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। साथियों, इसको विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिए, वोल्टमीटर परिपथ में सदैव समांतर में लगाया जाता है। इसको हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। याद रखना। मेसान मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी की युकावा, किसने? हिडेकी युकावा ने की थी। यानी मेसान सूल कणों की खोज। आपसे पूछा जा सकता है कि मेसान मूल कणों की खोज किसने की? तो 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने किया था। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं पॉजिट्रॉन। क्या? पॉजिट्रॉन नामक धन आवेशित मूलकण की खोज किसने की थी? 1932 में CD एंडरसन ने की थी। किसने की थी? CD एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। चलिए, आगे आ जाते हैं हम कॉस्मिक विकिरण। क्या? कॉस्मिक विकिरण की खोज किसने की? तो विक्टर फ्रांज हेस ने की थी। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट खोज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे UPSI में। चलिए, नेक्स्ट न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनो नहीं है साथियों, न्यूट्रिनो है। क्या है? न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। किसने की थी? पाउली ने। चलिए, परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में GTC बोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में तो GTC क्या है? GTC बोर्ग क्या महत्वपूर्ण योगदान है? इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आपसे कि वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है साथियों? यह अमेरिकी वैज्ञानिक है। अमेरिकी वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि वैचे, इन्होंने क्या किया? इनको HHA वेथे ने बताया। क्या? वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक H वेथे ने बताया। क्या बताया? कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ होने वाला नाभिकीय संलयन होता है। क्या साथियों? नाभिकीय संलयन है। चले आगे पॉइंट देखते हैं। कह रहे नाभिकीय क्या साथियों? नाभिकीय संलयन। कह रहे हैं जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। कह रहे हैं नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारे नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता किसने? प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है साथियों। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पर है नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्ठी है। क्या है? भट्ठी है जिसमें क्या होता है? जिसमें ईंधन के रूप में प्रायः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है साथियों। आइए नाभिकीय रिएक्टर देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल ग्रेफाइट बोरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। आइए नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह प्रक्रिया अनियंत्रित होती है। चलिए थोरियम की बात करें। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में यह उपलब्ध है। आगे देखते हैं थोरियम का मुख्य स्रोत की बात करते हैं
तो मोनोजाइट है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइट। चलिए मोनोजाइट, उसके बाद थोरियम केरल में, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है थोरियम। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो साथियों कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल में और आपके झारखंड में, और कहाँ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि पॉइंट के माध्यम से है कि भारत में थोरियम का अनुमानतः भंडार कितना है? तो 4.5 लाख टन है। कितना है? 4.5 लाख टन है साथियों यहाँ इसका क्या भंडारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैडमियम क्या है? कैडमियम की क्षण परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है साथियों। हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों में से क्या करें? रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरण का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में प्रचलित हुआ। कहाँ हुआ? तारापुर में। जी के क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब आ जाते हैं। तो कह रहा है कि कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है में वर्ष 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना की गई। कहाँ पर? तमिलनाडु। 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। आगे कह रहे हैं, पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में है और गुर्जर बोर्ड मुंबई में है। भारतीय रेयर अर्थर्स लिमिटेड मुंबई में है तथा भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन यह जादूगोड़ा में है। और आगे बात करें तो शीघ्र उत्पादी रिएक्टर जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है, जिसका नाम क्या है? शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, जिसको इंग्लिश में फास्ट ब्रीडर यहाँ पर ब्रीडर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम है इसका। चलिए तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे परमाणु, भारत में परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है, स्थिति वहाँ उसकी कहाँ है और नाम इसकी देखना है विद्युत ग्रह के। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बात करें क्या है? तारापुर। क्या साथियों? तारापुर। अगर हम तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान, राजस्थान है, रावत भाटा राजस्थान। और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। नरोरा जो कि बुलंदशहर यूपी में है। और क्या है? काकरापार ये गुजरात में है। कहाँ पर है? काकरापार ये गुजरात में है। आगे है कैगा, आपने सुना होगा, तो कैगा कर्नाटक में है और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए इसको याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं इसका। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। चलिए पोखरण परमाणु परीक्षण को इस्माइल बुद्धा कोड नाम दिया गया था। इसका कोड जो रखा गया था पोखरण परमाणु परीक्षण का वो क्या है साथियों? इस्माइल बुद्धा। चलिए आगे देखते हैं पोखरा, या यहाँ पर पोखरण है क्या? पोखरण सेकंड के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। कितने? 5। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आगे देखते हैं अतिचालकता, जिसको सुपर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहे हैं ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालक तथा चालक के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। चले अगला पॉइंट है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक जिसे शून्य चालकता की कहते हैं कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। साथियों नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, जर्मेनियम आ जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन कह रहे हैं ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक, जिनको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इस तरह किया जाता है, यानी कि अर्धचालक की तरह प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए झामा आ जाता है। झामा का मतलब यह है जला हुआ कोयला। झामा मतलब जला हुआ कोयले से है। ये इस प्रकार है, जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं। क्या कि झामा से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं। जो जला हुआ कोयला होता है ना साथियों, इससे जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में भी होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, याद रखना। और आर्यभट्ट का प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन, नाम क्या है, कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला क्या है, भू स्थिर। क्या भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। और भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करें IRSIA तो 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, एप्पल उपग्रह की बात कर रहे हैं। एप्पल उपग्रह 19 जून 1981 को फ्रेंच के गुयाना स्थित कौरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष की कक्षा में इसे स्थापित किया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं इसके। चलिए एप्पल क्या है, यहाँ एप्पल याद करेंगे, चप्पल नहीं कह दीजिएगा। एप्पल भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह है, याद रखना फ्रेंड्स। वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। क्या वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसका कारण क्या है कि ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी हो, सरलता हो। ब्लैक बॉक्स यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस जो कि ब्लैक बॉक्स का यह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। चलिए जिसका उपयोग पायलटों के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ कह रहे हैं स्पेस शटलों को रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किया जाता है और स्पेस शटल उपग्रहों की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तथा हवाई जहाज की भांति पुनः पृथ्वी पर भी उतर आते हैं। चलिए स्पेस शटल। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस शटलों के ईंधन टैंक में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए क्या है साथियों, कोलंबिया चैलेंजर, डिस्कवरी, अटलांटिस तथा एंडेवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस शटल हैं। क्या है ये सब, नासा के स्पेस शटल है साथियों। चले तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपसे क्या कह रहा है कि बहुत कम ताप, क्या
बहुत कम ताप जो कि -150 डिग्री से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि -150 से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न तापमानों क्रायोजेनिक्स जिसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिति में होता है। इसका प्रयोग साथियों चले निम्नतापी या क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतया द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता प्रयुक्त होता है। चलिए प्रयुक्त होती है साथियों। इस प्रकार आप देख लेंगे ऑक्सीकारक के रूप में किसका? ऑक्सीजन का प्रयोग, और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है आपका, और अगला पॉइंट क्या है? भुवन। क्या यहाँ पर देखेंगे भुवन क्या है? भुवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर जिससे भारत के भूभागों को त्रिविमीय, जिसको 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकेगा। यह क्या है साथियों? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा गूगल अर्थ और विकीमैपिया की भांति भुवन द्वारा भी भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट, गूगल अर्थ और विकीमैपिया की भांति भुवन द्वारा भी भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से हम देख सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट। जून 2015 में इटली के अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, क्या नाम है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ने किसी एक मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय 200 दिन व्यतीत किए थे साथियों। 200 दिन व्यतीत करने वाली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ने किसी एक मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय 200 दिन व्यतीत करने वाली गौरव प्राप्त करने वाली महिला बनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामंत क्रिस्टोफोरेटी से पहले यह रिकॉर्ड नासा की सुनीता विलियम्सन के नाम था। इसके पहले और भी सामंथा क्रिस्टोफोरेटी के पहले यह रिकॉर्ड नासा की सुनीता विलियम के नाम था। किसके नाम था? इसके पहले इनके नाम था। चलिए इसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 195 दिन वर्ष 2007 में अंतरिक्ष में व्यतीत किए, और इन्होंने कितना किया था? 200 दिन, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है 10 जुलाई 2015 को आकाश वायुरक्षक मिसाइल प्रणाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 2015 को शामिल किया था 10 जुलाई को। यह सतह से वायु में मार करती है। यह सतह से कहाँ मार करती है? वायु में मार करती है। देखिए आकाश मिसाइल अधिकतम रेंज 25 किलोमीटर होती है। कितना? 25 किलोमीटर है साथियों। चलिए अगला देखते हैं। ब्रह्मोस भारत की DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोयेनिया के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है साथियों। यह दो देशों के बीच है, ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोयेनिया के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मोस क्या करें? ब्रह्मोस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ब्रह्मोस का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस का नाम किसके नदी पर किस पर पड़ा? तो भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी पर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। चलिए अग्नि 5 जो है का पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, जबकि दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ था।
चले इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आया यहाँ पर पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी सेकंड सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह पर मार करने यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये, तथा इसकी रेंज मारक दूरी 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, निर्भय भारत द्वारा विकसित, किसके द्वारा? निर्भय जो है, निर्भय क्या है? एक भारत द्वारा विकसित एक सबसोनिक मिसाइल है। और निर्भय सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है साथियों। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, INL क्या? INS है। INS कामोर्टा पहला स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ये क्या है साथियों? एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसका पनडुब्बी के तरीके से काम किया जाता है। INS कामोर्टा पहला स्वदेश निर्मित, ये अपने देश में ही बनाया गया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, INS कामोर्टा ये स्वदेश निर्मित पहला स्टील्थ युद्धपोत भी है। चलिए आगे देखते हैं, कामोर्टा श्रेणी। देखिए कामोर्टा श्रेणी के 3 अन्य युद्धपोत हैं। पहला तो आपका INS कदमस्त है, दूसरा आपका INS किलितान है, अगला है तीसरा नंबर का INS कावरत्ती है। चले सिंधु साधना क्या है? देखिए सिंधु साधना का पहला स्वदेश निर्मित अनुसंधान पोत है। क्या है ये क्या है? सिंधु साधना ये पहला स्वदेश निर्मित अनुसंधान पोत है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि सिंधु साधना पोत का परिचालन CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में बहुविषयक अनुसंधान कार्य हेतु इसका किया जाएगा। ठीक किया जाएगा। चलिए बाराकूडा के बारे में देखते हैं। देखिए बाराकूडा क्या है? बाराकूडा भारत द्वारा निर्यात मॉरिशस को किया जाने वाला पहला युद्धपोत है। यानी कि बाराकूडा क्या है? भारत द्वारा निर्यात किया जाने वाला पहला युद्धपोत है। इसको मॉरिशस को ये क्या किया गया था? निर्यात किया गया था बाराकूडा। चलिए आ भी सकता है बाराकूडा किससे संबंधित है, तो यहाँ पर बताया जा सकता है भारत से संबंधित है, जो कि ये क्या है? यह एक युद्धपोत है जो कि मॉरिशस को क्या किया गया था? निर्यात किया गया था। आइए नाग के बारे में देख लेते हैं। नाग क्या है? देखिए नाग की बात करें तो नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। नाग की मारक क्षमता की बात करें तो यह 600 मीटर से 4 किलोमीटर तक, 6 नहीं है साथियों, यहाँ पर 500 लिखा है, मिस्टेक। 500 मीटर से 400 मीटर तक कितना इसकी नाग की मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर से 4 किलोमीटर। यहाँ मीटर की बात कर रहा है साथियों, यहाँ पर 500 मीटर से कहाँ मारता है? इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर, तो रेंज कम है साथियों। चलिए तो यह नाग की मारक क्षमता है 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक। चले देखते हैं, आ जाता है हमारा नाग मिसाइल का मूल मंत्र। देखिए नाग मिसाइल का मूल मंत्र क्या है? दागो और भूल जाओ। क्या है मूल मंत्र? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। नाग मिसाइल का मूल मंत्र दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरेस्ट है। चलिए अगला पॉइंट, नाग का प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। याद रखना, नाग का प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, बराक की बात करते हैं। अब बराक क्या है? चलिए बराक जो कि मिसाइल रोधी प्रक्षेपास्त्र भारत ने इजराइल से क्रय किया था। क्या मतलब? खरीदा था। यह सतह से हवा में मार करती है। बराक ये सतह से कहाँ? हवा में मार करती है। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रा क्या है? इंद्र की बात करें तो इंद्र इंडियन डॉपलर रडार। क्या? इंडियन डॉपलर रडार जिसका फुल फॉर्म है। और यह क्या है? इंद्र
भारतीय थल सेना वायुसेना हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, द्वारा विकसित 2D रडारों की एक श्रृंखला है। साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंद्र श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत विकसित रडार है इंद्र फर्स्ट एवं इंद्र सेकंड। और अगला देखते हैं पॉइंट, भारत अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कृष्ण विवर सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। देखिए ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन पूछा जा सकता है या इसका नाम कृष्ण विवर सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। तो भारत अमेरिका खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था। चलिए प्रतिपादन किया था। आइए पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके? भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला पॉइंट आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। इस कार्य के लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। होमी जहांगीर भाभा जी को देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट है। देखिए होमी जहांगीर भाभा जी हैं, ये भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। यानी कि भाभा को अगर कहा जाए भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है साथियों। और होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में याद में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। इनकी याद में दिया जाता है वैज्ञानिकों को। चलिए पुरस्कार। अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट है, मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद स्टीफन विलियम हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा। तो स्टीफन विलियम हॉकिंग, देखिए मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी स्टीफन विलियम हॉकिंग को ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पीड़ित होने के बाद भी इन्होंने इतना काम किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस की बात करें। चलिए जगदीश चंद्र अगर हम बोस की बात करते हैं तो ये जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे इन्होंने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण इनका योगदान है। चलिए आइए जगदीश चंद्र बोस ने देखते हैं क्या किया। जगदीश चंद्र बोस ने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया, जो कि पौधों की प्रतिक्रिया मापा जाता है इससे। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस की यूरी गागरिन है। क्या? अगर हम प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस की बात करें तो यूरी गागरिन है, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। क्या? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनो हामिंग बर्ड। क्या? नैनो हामिंग बर्ड नैनो वायु वाहन, यह इसका दो नाम है, नैनो हामिंग बर्ड या नैनो वायु वाहन। देखिए NAV या नैनो एयर कहा जाता है व्हीकल। एक छोटा रिमोट है। क्या है यह एक छोटा रिमोट है। एक छोटा रिमोट जिसके द्वारा संचालित विमान है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। देखिए इसको फिर से समझते हैं साथियों कि नैनो हमिंग बर्ड या नैनो वायु एक छोटा रिमोट क्या है? एक छोटा रिमोट द्वारा संचालित विमान है। यह एक क्या है? एक विमान है छोटा सा साथियों, जो कि रिमोट द्वारा संचालित होता है, जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था।
चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित, श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। कौन था? दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री तथा भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला गंगोत्री आपका, दूसरा क्या है? दूसरा मैत्री है और तीसरा भारती है। आगे देखते हैं आर्कटिक में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री था। कहाँ पर? आर्कटिक में स्थापित पहला भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री था, जिसे वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। देखिए अगला देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अतिचुंबक के समीप लाए जाने पर ही ये आकर्षित होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण देख लेते हैं। ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम और आपका क्या है? एल्यूमिनियम, मैग्नीज। आइए देखते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं तथा तीव्रता से चुंबक को आकर्षित करते हैं, यानी कि चुंबक द्वारा ये आकर्षित हो जाते हैं। ये चुंबक द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। टेप रिकॉर्डर की कैसेट आपने देखा होगा, टेप रिकॉर्डर की कैसेट। टेप रिकॉर्ड कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन पैरा मैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप देख लेंगे। देखिए पैरा मैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ध्रुव क्रिस्टलों का प्रयोग कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटरों में होता है। किसका प्रयोग? ध्रुव क्रिस्टलों का प्रयोग। चलिए आइए देखते हैं एमआरआई अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है एमआरआई के माध्यम से। चलिए एमआरआई रिपोर्ट कहते नहीं, एमआरआई रिपोर्ट आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एमआरआई तकनीक नाभिकीय चुंबकीय परिघटना पर आधारित है। किस पे आधारित है? एमआरआई पूछा जा सकता है, तो यह आधारित है नाभिकीय चुंबकीय परिघटना। चलिए वाटर जेट प्रणाली। आइए वाटर जेट प्रणाली की बात करें तो वाटर जेट प्रणाली में पतले पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। देखिए पतले पाइप होते हैं, पतले पाइप के द्वारा एकदम पानी की गति को बिल्कुल तेज धार से, जितनी पतली पाइप होगी गति वाटर जेट की उतनी ही तेज होगी। चलिए इसे वाटर जेट प्रणाली करते हैं, जिसमें पतले पाइप के माध्यम से पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। चलिए यह तकनीक गहरे पहाड़ी खनन में काम आती है। चलिए पहाड़ियों के क्षेत्र में काम आती है। आइए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है? तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका जो दिया जा रहा है, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके खोज करता है और उपयोग कहाँ होता है वो भी बताया जा रहा है आपको। चलिए इसे देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर पहला विद्युत चुंबकीय, इस लिस्ट में आप विद्युत चुंबकीयों को देखेंगे और यहाँ पर अगले खोजकर्ता के बारे में इसमें देखेंगे और यहाँ यूज कहाँ होता है उसे हम देखेंगे। चलिए विद्युत चुंबकीय को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्स किरणें होती हैं साथियों, एक्स किरणें, इसकी खोज रॉन्जन ने किया था जो कि चिकित्सा में, और परावैंगनी किरणें की रिटर ने किया था जो कि जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता। किसमें? जीवाणु को नष्ट करने में। और आगे हम देखेंगे तो अवरक्त किरणें, क्या साथियों? अवरक्त विकिरण हर्सेल ने किया था। किसने? हर्सेल ने, जो कि उसमें विकिरण के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। दीर्घ रेडियो तरंग जिसको मार्कोनी ने, और इसका उपयोग कहाँ होता है? रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। और लघु रेडियो तरंग जिसको हेनरिक हर्ट्ज ने किया था खोज, और ये रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग में लाया जाता है।
चलिए आगे हम देखते हैं साथियों, यहाँ जाता है वाटर जेट प्रणाली। देख लेते हैं वाटर जेट प्रणाली क्या है। देखिए वाटर जेट प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसका अनुप्रयोग खदान आप जानते हैं ना, खदान उद्योग से लेकर वैमानिक तक किया जाता है, यानी कि विमानों में। यानी साथियों खदान में भी इसका उपयोग किया जाता है और विमानों में किया जाता है। देखिए अगला है टेलीफैक्स की सहायता। देखिए टेलीफैक्स क्या है। टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक तथा टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, फैक्स का आविष्कार देखते हैं। फैक्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के विज्ञानी, क्या फैक्स का आविष्कार किसने किया था? फैक्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के विज्ञानी अलेक्जेंडर वेन। कौन, क्या नाम साथियों? अलेक्जेंडर वेन ने कितने में किया था? 1842 में किया था। चलिए आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदन शल्य चिकित्सा जैसे कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। आपने देखा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का काफ़ी सर्वाधिक प्रयोग इस समय किया जाता है। लेजर बीम तकनीक है किडनी स्टोन, जैसे किडनी में पथरी हो जाए, कैंसर हो जाए, या ट्यूमर हो, गांठ हो, या मस्तिष्क में के ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लेजर बीम का। चलिए आगे आते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मधुमक्खियों की भाषा की पहचान अगर बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केबी फ्रिस्क, क्या नाम है? केबी फ्रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं मधुमक्खियों की भाषा का पहचान के लिए इन्होंने क्या किया था? मधुमक्खी की भाषा की पहचान के लिए केबी फ्रिस्क को 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्वांटम की बात करते हैं। क्वांटम क्या है? मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? अति सूक्ष्म जो कण होते हैं उनकी गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं साइबरनेटिक्स क्या है। साइबरनेटिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं के नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। किसका? साइबरनेटिक्स में इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं के नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। साइबरनेटिक्स की बात करें तो साइबरनेटिक्स को नियंत्रण विज्ञान का क्या? तो साइबरनेटिक्स को नियंत्रण विज्ञान भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? नियंत्रण विज्ञान। साथियों साइबरनेटिक्स का नेक्स्ट नाम क्या है? नियंत्रण विज्ञान, साइंस ऑफ कंट्रोल, तो नेक्स्ट नाम इसका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर इसी के साथ हैं, इसकी परिकल्पना किसने की थी? सबसे पहले नाइबर्ट वीनर ने की थी। क्या? नाइबर्ट वीनर ने किसकी परिकल्पना की थी? सबसे पहले साइबरनेटिक्स की। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है आपके सामने, जर्मनी के भौतिकविदों ने विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी का आविष्कार किया। किसने किया? जर्मनी के भौतिकविदों ने विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी का आविष्कार किया। इसे ऑप्टिकल एकल आयन घड़ी का नाम दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्टिकल एकल आयन घड़ी। ऑप्टिकल एकल आयन घड़ी ये टेरबियम, क्या? टेरबियम आयन का प्रयोग करती है। क्या? यहाँ पर बात करें तो ऑप्टिकल एकल घड़ी टेरबियम आयन का प्रयोग करती है। चलिए पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपके सामने कुछ दिए जा रहे हैं, विभिन्न उपकरण हैं, उनके उपयोग है साथियों, किस प्रकार कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए है ना साथियों। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, और फेरोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने के लिए, और हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या साथियों? द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या है? पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर उच्च ताप मापने में किया जाता है, उच्च ताप। और
पोटोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने में दो दृश्य किसको इसका प्रयोग पोटोमीटर का देख लेते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने में किया जाता है पोटोमीटर का प्रयोग। और आगे देखते हैं सेक्सटेंस। अगर हम सेक्सटेंट की बात करें तो दो दृश्य वस्तुओं के मध्य कोणीय मापन होता है। क्या? दो दृश्य वस्तुओं के बीच कोणीय मापन होता है सेक्सटेंट। चलिए आइए देखते हैं रेन गेज। देखिए रेन गेज से क्या मापा जाता है आप जानते हैं, तो रेन गेज से वर्षा मापी जाती है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है, सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने में। देखो सेक्रो शर्करा तो याद कर लेंगे। वेंचुरीमीटर की बात करें तो द्रवों की प्रवाह की गति को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है वेंचुरीमीटर का। और थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए तो यहाँ वीडियो यहाँ इतना ही लंबा था साथियों, ज़्यादा लंबा तो नहीं है फिलहाल, फिर भी आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करिए और इसको हम उस पर प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए तो साथियों, तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग हम बोलते नहीं, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।